आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइट की इंटरफेरेंस को अच्छे से ऑब्ज़र्व करने के लिए किन किन कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर आप लाइट की इंटरफेरेंस को क्लियर देखना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनो का मतलब है सिंगल और क्रोम या क्रोमेटिक का मतलब है कलर। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ? सिंगल कलर, और हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। जैसे रेड कलर की वेवलेंथ लॉन्गर होती है जबकि जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है। इसका मतलब है कि जब मैं कहता हूँ कि सिंगल कलर लेना है तो इसका मतलब है कि सिंगल वेवलेंथ लेनी है, या रेड या ब्लू या ग्रीन। तो कौन सा कलर लेना है? मोनोक्रोमेटिक। और ये भी याद रखिएगा कि समटाइम्स आपको सिंगल कलर नज़र आ रहा होता है लेकिन वो सिंगल नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप यहाँ एक कलर देख रहे हैं जो ग्रीन है और इसी के साथ आपको रेड कलर भी दिखाई दे रहा होगा। आप अगर इनको ओवरलैप करते हैं तो आपको येलो कलर दिखाई देगा। अब आप समझेंगे कि ये प्योर येलो कलर है, सिंगल कलर है। ये येलो का इफ़ेक्ट दे रहा है लेकिन असल येलो नहीं है। तो ये भी याद रखना है कि सिंगल कलर से ज़्यादा सिंगल वेवलेंथ कहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सम टाइम जो कलर आपको नज़र आ रहा होता है हो सकता है कि वो दो कलर का मिक्सचर हो लेकिन आपका ब्रेन आपको एक कलर दिखा रहा हो। तो स्टूडेंट्स, ये तो था थोड़ा सा तारुफ मोनोक्रोमेटिक लाइट का। लेकिन आप पूछेंगे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना ज़रूरी क्यों है? क्या इसके बगैर इंटरफेरेंस नहीं होती? स्टूडेंट्स, हो जाती है। ये देखिए, ये हमारे पास ब्लू लाइट है। आपको पता है कि जब ब्लू से मिलेगा तो ज़्यादा इंटेंसी वाला ब्लू मिलेगा, रेड से इंटरफेयर करेगा तो ज़्यादा इंटेंसी वाला रेड मिलेगा, इसी तरह येलो से मिलेगा तो येलो, ऑरेंज से करेगा तो ऑरेंज का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब ज़रा इमेजिन करें कि अगर मैं वाइट लाइट की बात करूं तो वाइट लाइट में तो सारे कलर नहीं होते। जब वाइट लाइट की इंटरफेरेंस देखेंगे तो वाइट लाइट के सारे कलर्स आपस में इंटरफेयर करेंगे, ब्लू से, रेड से। तो हमें हर कलर का इंटरफेरेंस नज़र आएगा। अब इंटरफेरेंस तो हुआ लेकिन वो इंटरफेरेंस कुछ इस तरह से नज़र आएगा जैसे हमारे पास कहीं पेट्रोल गिरा हो और पानी उसके साथ मिक्स हो जाए। तो ये जो इंटरफेरेंस है ये वाइट लाइट का इंटरफेरेंस है, इसमें हर कलर इंटरफेयर कर रहा है। इसी तरह से अगर आपने 100 बबल देखा हो तो वहाँ भी आपको डिफरेंट कलर नज़र आएंगे। ये भी इंटरफेरेंस है लेकिन वाइट लाइट की है। लेकिन क्या है स्टूडेंट्स, अगर दोनों एग्जाम्पल में देखें तो इंटरफेरेंस इस हद तक मिक्स हो गया है कि इसे सही तरह से स्टडी करना मुमकिन ही नहीं। इस वजह से हम क्या करते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, कोई मैथमेटिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो आपने केस को आसान रखना है। तो बजाय इसके कि आप सारे कलर मिक्स करके स्टडी करें और आपको समझ भी ना आए कि करना क्या है, इसलिए आप ओनली वन कलर लें। ये जो आपके लाइट बल्ब हैं, ये जो फ्लोरेसेंट बल्ब हैं, ये जो इनकैंडेसेंट बल्ब हैं, एनर्जी सेवर है, ये सारे के सारे वाइट लाइट के सोर्स हैं। इनमें एक से ज़्यादा वेवलेंथ हैं जिस वजह से इनका इंटरफेरेंस ऑब्जर्वेबल नहीं है। सो डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि लाइट सोर्सेज को कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। आसान अल्फाज में मैं आपको पहले फेज बताऊंगा, फिर फेज डिफरेंस बताऊंगा और फिर कांस्टेंट कब होगा फेज डिफरेंस। स्टूडेंट्स, ये एक पूरी वेव है। जिस तरह एक सर्कल में पूरे 360 डिग्री होती हैं, हम एक पूरी वेव में भी 360 डिग्री इमेजिन कर लेते हैं। इस स्ट्रेट लाइन पर जो लास्ट पॉइंट है 360 डिग्री हो गया और जो इनिशियल पॉइंट है 0 डिग्री हो गया। इस हिसाब से वेव का सेंटर वाला पॉइंट 180 डिग्री हो गया और इसी तरह से ये वाला जो 0 और 180 डिग्री के दरमियान है 90 डिग्री बन गया और 180 और 360 के दरमियान जो पॉइंट है 270 डिग्री बन गया। ये जो एंगल मैंने डिग्री में बताया है
हर पॉइंट का एड्रेस है। एड्रेस से हमें क्या मदद मिलती है? मिसाल के तौर पर अगर मैं 0, 180 और 360 डिग्री देखूं तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मेन पोजीशन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, यानी 0, 180 और 360 डिग्री मेन पोजीशन वाले पॉइंट्स का एड्रेस हैं। अगर मैं देखूं 90 डिग्री तो वो क्रस्ट का एड्रेस है और 270 डिग्री जो है वो ट्रफ का एड्रेस है। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये समझने में आसानी मिलती है कि कोई पॉइंट क्रस्ट है, ट्रफ है या मेन पोजीशन पर है या कहीं दरमियान में है। ज़रा इमेजिन करें इसके जैसी एक और वेव और सारे वही पॉइंट्स इस पर भी इमेजिन करें। अब हम दोनों वेव्स के फेजेस के दरमियान डिफरेंस लेते हैं। कोई से 2 पॉइंट्स ले लें, ऊपर वाले पॉइंट का भी 0 डिग्री, नीचे वाले पॉइंट का भी 0 डिग्री, तो डिफरेंस कितना आया? 0 डिग्री। तो मैं कहूँगा फेज़ डिफरेंस 0 है। अब मज़े की बात यह है कि आप किसी भी 2 पॉइंट्स को चेक कर लें तो आपके पास फेज़ डिफरेंस 0 ही होगा। मिसाल के तौर पर ये 90 के नीचे 90 नहीं आ रहा तो फेज़ डिफरेंस कितना हुआ? 0 डिग्री। 180 के साथ 180 आ रहा है तो फेज़ डिफरेंस 0। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट फेज़ डिफरेंस 0 डिग्री हो गया। इसे बोलते हैं कि दोनों वेव्स कोहेरेंट हैं। तो 2 वेव्स कोहेरेंट कब होंगी? जब अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान फेज़ डिफरेंस जितना है, हर 2 पॉइंट्स के दरमियान फेज़ डिफरेंस उतना ही हो, तो हम कहते हैं कि फेज़ डिफरेंस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। तो हमारे पास वेव्स कैसी हुई? कोहेरेंट। और ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। और स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं कि फेज़ डिफरेंस 0 ही हो। मिसाल के तौर पर मैं इस वेव को थोड़ा आगे कर देता हूँ। अब कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं। चलें ये 2 पॉइंट्स लेते हैं। ऊपर वाला पॉइंट आप देख रहे हैं 90 और नीचे वाला 0। कितना डिफरेंस हुआ? 90 डिग्री। और अगर ये कोहेरेंट हुआ तो हर जगह पर 90 डिग्री ही आएगा। अब ये अगले 2 पॉइंट्स लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 180 डिग्री और इसका 90 डिग्री, तो फेज़ डिफरेंस कितना हुआ? 90। थोड़ा सा आगे चले जाएं, उन 2 पॉइंट्स को माइनस करें तो भी आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री। ये भी क्या हैं? कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट होने के लिए ज़रूरी क्या है कि किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट रहे, 0 रहे या 90 रहे या 45 रहे या कोई भी वैल्यू हो, लेकिन चेंज ना हो। असल बात ये है। अब ये तो हो गया किसी भी वेव का कोहेरेंट होना, लेकिन लाइट के केस में वेव्स का कोहेरेंट होना इतना ज़रूरी क्यों है? नाउ स्टूडेंट्स, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। इमेजिन करें ये मेरे पास 2 लाइट सोर्सेज हैं। अगर इनके अंदर देखें तो ये लाइट क्यों इमिट कर रहे हैं? जब इनका इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पर जंप करता है तो ये फोटॉन इमिट करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर जंप करता है तो लाइट इमिट करता है। अब ज़रा इमेजिन करें मैं थोड़े से एटम ऊपर वाले सोर्स में भी बना लेता हूँ और थोड़े से एटम नीचे वाले सोर्स में भी बना लेता हूँ। अब हर एटम ने फोटॉन इमिट करना है। अगर सब कुछ आइडियल रहे तो ये सब एटम जब एक साथ फोटॉन इमिट करेंगे, सब एक साथ डी एक्साइट हुए। ज़रा ये आने वाले फोटॉन को देखें, दोनों सोर्सेस की वेव्स को कंपेयर करें। अगर आप देखें तो ऊपर वाली जो वेव है, अगर वहाँ पर एक जगह पर क्रस्ट आ रहा है तो नीचे वाली वेव का भी क्रस्ट आ रहा है, और भी कहीं ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है और क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है। आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी यह चीज़ चेंज नहीं होगी। अगर एक जगह पर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आए तो हर जगह पर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ही आएगा, यानी कि फेज़ डिफरेंस क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। इसे हम बोलते हैं कि ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट थे। लेकिन ये तब होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ग्राउंड स्टेट पर आएंगे, तो फिर हमारे पास ऐसा होगा। इस सूरत में अगर आप यहाँ पर लाइट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है तो आपको ब्राइट लाइट मिलेगी, यानी कि ब्राइट स्पॉट मिलेगा। और अगर हर जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो आपको मुसलसिल ब्राइट लाइट नज़र आती रहेगी।
नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गई आइडियल कंडीशन। असल में मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हमारे पास कोई भी सोर्स ऐसा नहीं होता जिसके सारे एटम्स एक साथ फोटॉन इमिट करें, बल्कि उनकी एमिशन रैंडम होती है। आप ज़रा इमेजिन करें, सब ने एक साथ इमिट किया लेकिन एक ने नहीं किया। अब होगा क्या जब एक ने इमिट नहीं किया होगा? अब जो वेव निकली है इसको स्टडी करें। जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जहां पर आपको ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा, फिर जहां पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा। लेकिन एक एटम के वेव को लेट इमिट करने की वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाएगा। जब ये वेव आपकी आंख तक पहुँचेगी तो आपको डार्क स्पॉट नज़र आएगा। तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अचानक से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चेंज होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ? अगर आप इस फिनोमिना को ज़्यादा तेज़ी से देखें तो आप जिस जगह को देख रहे हैं वो कभी ब्राइट और कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से तो आप स्टडी कर ही नहीं पाएंगे। तो प्रॉपर स्टडी करने के लिए आपका जो पैटर्न है, अगर कंस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्टिव ही रहना चाहिए, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव ही रहना चाहिए। यानी कि जो आपका इंटरफेरेंस है उसका जो पैटर्न है वो स्टेशनरी रहना चाहिए, रुके हुए होना चाहिए। यानी कि कंस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव को डिस्ट्रक्टिव रहना चाहिए। और वो तब होगा जब क्रस्ट के ऊपर हमेशा क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर हमेशा ट्रफ रहे। और वो तब होगा जब सारे एटम्स इकट्ठे डी एक्साइट होंगे, यानी कि जब सारे सोर्सेज आपस में कोहेरेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मतलब है कोहेरेंट सोर्सेज होने का। तो आपने देखा कि कोहेरेंट सोर्सेज होने के लिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए और आम सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होते। आपके जो फ्लोरेसेंट बल्ब हैं या इनकैंडिसेंट बल्ब हैं ये कोहेरेंट नहीं हैं। इसमें हर एटम इकट्ठे एक्साइट डी एक्साइट नहीं होता। तो फिर कौन सा सोर्सेज है जो कोहेरेंट है? स्टूडेंट्स याद रखें, लेज़र्स जो हैं उनमें सब एटम्स को इकट्ठे डी एक्साइट किया जाता है। तो लेज़र जो है कोहेरेंट सोर्स है। तो ये हैं वो दो इम्पोर्टेंट बातें जो डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, आपने सोचा होगा कि इंटरफेरेंस के लिए यही दो कंडीशन काफ़ी हैं। ये दो कंडीशन काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप इंटरफेरेंस को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो दो बातें और भी हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। एक तो आपने ये कोशिश करनी है कि वो जो दो वेव्स आपस में मिल रही हैं उनका एम्पलीट्यूड आपस में बराबर हो, क्योंकि जब एम्पलीट्यूड बराबर होगा तो अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको इस तरह का स्पॉट नज़र आएगा, ब्राइट स्पॉट। और अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें तो फिर कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और आपको नज़र नहीं आएगा, यानी कि डार्कनेस। और अगर आप इसी पैटर्न को रिपीट करें तो ब्राइट और डार्कनेस के पैटर्न को जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा क्लियर कट पता चल रहा है कि कहाँ इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है और कहाँ डिस्ट्रक्टिव। प्रॉब्लम कब आएगा? अगर आप ऐसी दो वेव्स लें कि एक का एम्पलीट्यूड ये है और दूसरी का एम्पलीट्यूड ये है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो नई वेव जो बनेगी वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो क्योंकि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा तो आपको पता नहीं चलेगा या ये बात ऑब्ज़र्व करना मुश्किल हो जाएगी कि कहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है और कहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। अगर आप क्लियर फ़र्क देखना चाहते हैं, आपको कंफर्म पता चले कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उसके लिए आपने एक और चीज़ करनी है। और वो क्या है कि आपने सेम एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी की वेव्स लेनी है। और आखिरी बात क्या है स्टूडेंट्स? सपोज करें, अज्यूम करें कि आप सारी बातें पूरी कर देते हैं कि अगर आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस भी ले लिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी है और इनका एम्पलीट्यूड यानी कि इंटेंसिटी भी सेम है। लेकिन अब ज़रा इमेजिन करें कि अगर ये दो वेव्स इतनी दूर दूर हों तो दोनों आपस में मिलेंगी ही नहीं।
इसका मतलब है कि सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक बात क्या है कि हमारे पास सोर्सेज का बहुत करीब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सोर्सेज करीब करीब होंगे तभी तो इंटरफेयर कर पाएंगे। तो ये हमारे पास चौथा पॉइंट है और वो क्या है कि सोर्सेज को एक दूसरे के बहुत करीब करीब होना चाहिए।